जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आइए हम गद्य साहित्य का इतिहास जो है उसका शेष भाग पढ़ते हैं। जो ये क्लास आपके 9th का जो है बच्चों पाठ्यक्रम का जो महत्वपूर्ण ये भाग है, क्या गद्य साहित्य। आपका जो गद्य साहित्य है बच्चों, ये आपके क्लास का जो आपके पाठ्यक्रम क्लास 9th का है, ये महत्वपूर्ण भाग है। तो गद्य काव्य जो है बच्चों, इसको भली भांति समझने के लिए, अच्छे से जानने के लिए हमें गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ना ही आवश्यक है, पढ़ना ही होगा बच्चों, ये पढ़ना आवश्यक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं और सीखने सिखाने की प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो क्योंकि बच्चों सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, क्योंकि हमको अच्छे मार्क्स से पास होना है, अच्छे नंबरों से पास होना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। अपने माँ बाप के चेहरे को, प्रसन्नचित्त चेहरे को देखते हुए हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं। आपका हिंदी सब विषय एकदम मजबूत करने के लिए हम आपके साथ दृढ़ संकल्प हुए हैं बच्चों, दृढ़ संकल्प के साथ आपके साथ जुड़े हैं और आप भी जुड़ जाइए। और देखिएगा आने वाले 4-6 महीने में आप हिंदी के एकदम पारंगत हो जाएंगे। हिंदी में आप पारंगत हो जाएंगे, चीजें समझने लगेंगे कि आपके सिलेबस में क्या है, क्यों है, हमको ये क्यों जानना चाहिए। ये सारी बातें आपका जो दिमाग है बच्चों स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। तो आइए अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं। कल हमने देखी इधर सब पढ़ लिया था इधर, और अब हम आइए ये पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है बच्चों, शुरू से आखिरी तक आप पार्ट 1 पार्ट 2 करके इस तरह से बना दिए हैं। तो अब ये आपका पार्ट हो सकता है 3 या 4 हो, देख लीजिएगा बच्चों प्लेलिस्ट में जाके। अब आइए हम प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो हमारा वर्तमान युग है या स्वतंत्र युग कह लीजिए इसको, स्वातंत्र्योत्तर युग मतलब स्वतंत्रता के पश्चात का युग, ये इसमें देखिए बच्चों कौन कौन से कवि आए हैं और उन्होंने अपनी विशिष्ट हिंदी जो है किस तरह प्रस्तुत किया है, गद्य साहित्य के विकास में इनका क्या योगदान रहा है, इस सबको हम जानेंगे। तो देखिए बच्चों थोड़ा सा पहले और बड़ा कर देते हैं जिससे आपको आसान रहे समझने में। देखिए बच्चों, ये विष्णु प्रभाकर है, उपेंद्र नाथ अस्कर हैं, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर और लक्ष्मी नारायण लाल मोहन राकेश इस काल के विशिष्ट हिंदी नाटककार हैं बच्चों। कौन है नाटककार है, कौन कौन। देखिए बच्चों जितना हमने नाम लिया है ना, ये सब कौन है, नाटककार हैं। नाटक भी इन्होंने लिखा और कहानी भी लिखा, लेकिन यहाँ पर मेन फोकस नाटक पे है। विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अस्कर, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल मोहन राकेश इस काल के विशिष्ट क्या है, हिंदी नाटककार हैं। आगे बच्चों चलते हैं। देखिए निबंध के क्षेत्र में 9 शैलियों, अच्छा नई शैलियां, विषय एवं रूपों, नए विषय नए रूप का प्रसार हुआ है इस बार इस स्वतंत्रता योग के पश्चात। तथा बच्चों सांस्कृतिक जो है व्यक्तिगत पर्सनल और एवं सामायिक विषयों पर दार्शनिक, भावात्मक, विचारात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक भी और समीक्षात्मक निबंधों की रचना हुई है ये 9 युग में बच्चों। अब फिर आइए देखते हैं बच्चों, ये देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी हो गए, विद्यानिवास मिश्र हो गए, ये देखिए विद्यानिवास मिश्र हो गए, बेनीपुरी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए बच्चों, जैनेन्द्र, अज्ञ, वासुदेव शरण अग्रवाल। ये जो नाम लेते जा रहे हैं बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, आपको इनके नाम को नहीं रटना है, आपको सिर्फ ये जानना है कि इसमें नाटककार कौन है। अब इससे एक प्रश्न बन जाएगा कि इसमें से निम्नलिखित कौन नाटककार हैं, या कोई नाटक का नाम दे देंगे और पूछेंगे, कहेंगे सूरज का 7वां घोड़ा, ये तो उपन्यास है बच्चों, किसी नाटक का नाम दे देंगे और कहेंगे कि इसका मतलब कौन नाटककार कौन है, किसने लिखा है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। हम आगे जब क्वेश्चन कराएंगे बच्चों तो आपकी चीजें और क्लियर होंगी, बस आप कंसंट्रेशन से सुनते जाइए। जब आप वहां क्वेश्चन बनेगा आप करेंगे तो फिर ये आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए, ये सारे लेखक और ये जो हम आपको समझा रहे हैं चीजें आपके दिमाग में दोहरानी चाहिए। तो देखिए बच्चों कथा साहित्य के क्षेत्र में, अभी तो नाटक के क्षेत्र में हो गया, फिर उसके बाद में निबंध के क्षेत्र में। अब कथा साहित्य के क्षेत्र में देखिए मार्क्सवाद के समाजवाद तथा फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद का विशिष्ट सामर्थ्य इस काल में प्रदर्शित होता है बच्चों। किसका क्या प्रदर्शित होता है, तो मार्क्स का जो समाजवाद है और फ्राइड का जो मनोविश्लेषणवाद है ये विशिष्ट रूप से इस काल में प्रदर्शित होता है। आज की जो पीढ़ी है उनके जीवन का जो संघर्ष है, आशाएं हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं और कुंठा, पीड़ा, अंदर वेदना, विद्रोह की भावना,
तथा नव जीवन के मूल्यों की खोज इस युग के उपन्यासों व कहानियों के प्रमुख विषय रहे हैं बच्चों। इस जो युग है स्वतंत्रता के बाद जो युग आई है उसके समय में जिस लेखक ने उपन्यास लिखा, कहानी लिखा, नाटक लिखा, तो उसमें ये सारी चीजें बच्चों विद्यमान रही हैं। देखिए ये सारी चीजें एक बार फिर से ये देखिए, जो आज नई पीढ़ी है, मनुष्य आज के मानव के जीवन का जो संघर्ष चल रहा है, उनकी जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके अंदर जो उत्कंठा है, वेदना है, दुख है, पीड़ा है, विद्रोह की भावना है, नव जीवन के जो मूल्य हैं बच्चों, इस युग में उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से कवियों ने प्रस्तुत किया है। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन से बस ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। परंतु जो शेखर एक जीवनी, बहती गंगा, सूरज का सातवां घोड़ा, ऐसे ही गुणों से परिपूर्ण उपन्यास है। अर्थात जब आप शेखर एक जीवनी पढ़ेंगे या बहती गंगा पढ़ेंगे या सूरज का सातवां घोड़ा पढ़ेंगे तो आपको जो वास्तव में जीवन है, जीवनचर्या है लोगों का, उसको इसमें दर्शाया गया है। आइए बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए धर्मवीर भारती से, धर्मवीर भारती इंपॉर्टेंट है ये लोग। मनु भंडारी हो गए, यशपाल हो गए, जैनेन्द्र हो गए, अज्ञे हो गए, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर आदि इस युग के विशिष्ट उपन्यासकार हैं एवं कहानीकार हैं बच्चों। ये देखिए नाम देख रहे हैं ना, धर्मवीर भारती, मनु भंडारी, यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञे, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, ये सब कौन है बच्चों? उपन्यासकार और क्या है? कहानीकार हैं। इनका नाम इस युग में के पथ पर सर्वोपरि अर्थात सर्वोच्च है, उल्लेखनीय है, सबसे पहले इन लोगों का नाम आता है। और वर्तमान समय में बच्चों ये जो कहानी है, उपन्यास है, नाटक, निबंध आदि के अतिरिक्त भी कुछ चीजें शुरुआत होने लगी हैं। क्या? जैसे रिपोर्टाज हो गया, डायरी हो गया, फैंटेसी, रेडियो रूपक आदि अनेक नवीन विधाओं, नई विधाएं के द्वारा उन्नत साहित्य की रचना हो रही है बच्चों। ये सब पहले थे क्या? कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। लेकिन वर्तमान समय में फिर स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद की ये शुरुआत फिर से हो गई, रिपोर्टाज, डायरी, ये सब रिपोर्ट, फैंटेसी क्या कहते हैं, रेडियो रूपक, इस प्रकार नई नई विधाएं आ गई। इसके अतिरिक्त बच्चों विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रतिवर्ष शोध प्रबंधन प्रकाशित होने लगे और उनके द्वारा वैज्ञानिक विवेचन, विश्लेषण, मूल्यांकन के लिए हिंदी गद्य का रूप विकसित होने लगा बच्चों। आगे फिर आधुनिक युग में हिंदी नाटक व रंगमंच जीवन की सत्यता से संयुक्त होकर नवीन दिशा की ओर अग्रसर होने लगे। चीजें आपको समझ में आ रही हो बच्चों? ये 2 से 3 बार आप बस सुन लीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन से मॉर्निंग के समय कोशिश कीजिएगा, या एकाग्रचित होके कान में क्या कहते हैं वो ईयरफोन जो आता है कान में लगा के सुनने वाला, ताकि आपको बाहरी आवाज ना सुना के पूरी तरह यही आवाज सुनाई पड़े और दिमाग पे अच्छे से बैठे। तो आइए बच्चों अब हम जो गद्य की विविध विधाएं आप जानते हैं, निबंध, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, ये सब विधाएं हैं। इसके बारे में देखिए बच्चों, हिंदी गद्य साहित्य के उद्भव से लेकर वर्तमान तक के गद्य के क्षेत्र में अनेक विधाओं का प्रचार हुआ है, वृद्धि हुई है। हिंदी गद्य की जो विधाओं का वर्गीकरण बच्चों 2 श्रेणियों में किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी में बच्चों आता है आपका कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास विधाओं का विकास भूतकाल से देखने को मिल रहा है। और द्वितीय में बच्चों देखिए आप प्रधान या प्रकीर्ण विधाओं कह लीजिए, जैसे नवगद्य विधाएं हैं, नई जो आत्मकथा होगी, यात्रा, जीवनी, गद्य, काव्य, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, इस प्रकार से बच्चों भेंट वार्ता, पत्र साहित्य, देखिए इन सब का उल्लेख है। तो इन सभी विधाओं का संक्षिप्त में परिचय हम इस प्रकार से दे रहे हैं बच्चों। देखिए आइए आगे बढ़ते हैं। निबंध, अब देखिए निबंध क्या चीज है, कैसे अब निबंध लिखने को आ जाता है ना, विद्यालय पे निबंध लिखिए, प्रिय नेता पे निबंध लिखिए, महात्मा गांधी पे निबंध लिखिए, किसी मेला पे निबंध लिखिए, कंप्यूटर के उपयोग पर निबंध लिखिए। इस प्रकार से कई प्रकार निबंध आते नहीं हैं। तो इस प्रकार से पहले निबंध के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि निबंध है क्या, किस किस प्रकार के निबंध होते हैं। उसके बाद तब हम जब निबंध लिखेंगे बच्चों तो दिमाग में ये चीजें आएंगी कि विचारात्मक निबंध क्या होता है, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक विवरण, ये सब क्या है निबंध। तो आइए बच्चों इसको हम अच्छे से समझते हैं। निबंध ये एक सूक्ष्म आकार की ऐसी संरचना है बच्चों, रचना है जिसमें सामान्य गद्य की तुलना में रोचक बातें, सजीव
अर्थपूर्ण गद्य का विकास होता रहा है निबंध में। इसकी शैली में पूर्ण रूप से कलात्मकता के गुण विद्यमान होते हैं। विभिन्न आलोचकों ने निबंध को गद्य की कसौटी भी कहा है और 9 विधाओं में निबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विकसित विधा है। निबंध स्वावलंबी होता है बच्चों, तथा इसमें स्नेह संबंध होता है, भावमयता होती है और साथ ही साथ विचारों की भी अभिव्यक्ति होती है, अर्थात अपने विचार को भी इंसान व्यक्त करता है। फिर आगे विषय तथा शैली के आधार पर यह 4 प्रकार का होता है बच्चों, 4 प्रकार की विधा होंगी। अब ये जब आप जाने रहेंगे, मान लीजिए आपको आ गया कि मेले पर निबंध लिखिए, तो आप किस प्रकार का कैसे कैसे भाव वहां पर उत्पन्न करेंगे, कौन सा दृश्य उत्पन्न करेंगे। आप कह दें कि किसी चीज का वर्णन कीजिए, जैसे कहीं घूमने गए हैं, टूर पर गए हैं, अब वहां का वर्णन कीजिए या अपने भाव को व्यक्त कीजिए, किसी की अच्छाई को बताइए, अपने परिवार के बारे में निबंध लिखिए, परिवार पर निबंध लिखिए, तो यहाँ पर भावना व्यक्त करेंगे। किसी जैसे अब आपसे कह दे कंप्यूटर पर या वैज्ञानिक जो प्रयोग हुए हैं उसके लाभ या हानि लिखिए, तो आप इस पर विचार करना प्रारंभ कर देंगे, तर्कपूर्ण दिमाग लगाना प्रारंभ कर देंगे कि क्या चीज का विकास हुआ, क्या चीज का आविष्कार हुआ, कहाँ किससे क्या नुकसान है ना बच्चों। तो आइए इसको, इसलिए हम आपको बार बार रिपीट करते हैं, बार बार समझाते हैं कि हमको ये जो गद्य हमारी है, गद्य साहित्य का जो इतिहास है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। तो निबंध आपका पहला है विचारात्मक निबंध। अब इसमें क्या आता है, इस प्रकार के निबंधों में बच्चों तर्कपूर्ण मूल्यांकन होता है, विश्लेषण रहता है, छानबीन होता है, आधिपत्य, छानबीन का जो आधिपत्य, मेन फोकस छानबीन पर, तर्कपूर्ण मूल्यांकन, इसमें कोई चीज गलत नहीं होना चाहिए, इस तरह से ये रहता है। और विषय की जो मुख्यता है इसमें दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शास्त्रीय, विवेचनात्मक आदि विषयों की मुख्यता होती है। मुख्य विषय अर्थात मुख्यता अर्थात मुख्य विषय इसमें इस प्रकार के निबंध में क्या होता है, विचारात्मक प्रकार की जो निबंध के मुख्य विशेषता होती है बच्चों, ये दार्शनिकता होती है। उसमें मनोवैज्ञानिक विचार होते हैं, मन को समझने वाला, शास्त्रीय विचार होते हैं, शास्त्र अध्ययन, विवेचनात्मक होते हैं, तर्कपूर्ण होते हैं, सही गलत का पहचान किया जाता है, लाभ हानि को देखा जाता है, इस प्रकार से बच्चों। अब दूसरा आता है आपका भावनात्मक निबंध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपको समझ में भी आएगा और इससे रिलेटिव अगर आपके एग्जाम में निबंध आता है आप अच्छे से कर पाएंगे। जैसे अब मेरे प्रिय कवि के ऊपर आ गया, अब आपका आ गया मेरे परिवार पर निबंध लिखिए, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों देखिए, इसमें क्या होता है, प्रेम की बात होती है, हृदय तत्वों की प्रधानता होती है, आपके हृदय में, आपके मन में क्या चीज है, इसकी प्रधानता होती है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों पाठक की बुद्धि की जो अपेक्षा जो हृदय की को प्रभावित करने वाली बात होती है। यहाँ पर बुद्धि, तर्क, लॉजिक ये सब कम होता है, यहाँ पर भावनाओं को इम्पोर्टेंस दिया जाता है इस प्रकार के निबंध में। वर्णनात्मक निबंध देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर किसी वर्णनीय वस्तु, मतलब कहीं आप गए, वहां के चीजों का वर्णन करना वर्णनीय कहते हैं। बताना, कहना, शब्दों में लिखना, कॉपी में लिखना और ओरल बताना, ऐसे जुबानी बताना, जैसे किसी वस्तु का या किसी स्थान का या किसी व्यक्ति पर्सनल या किसी दृश्य आदि का अवलोकन करने के बाद अर्थात उसको देखने के आधार पर आप ललित, सरस, मधुर रूप में वर्णन करें, अपने भाव में, अपनी बातों में, आपने उससे क्या महसूस किया, क्या अनुभव लिया, उस तरह से आप उस चीज के बारे में बताएं। जैसे आप चले गए मेला देखने, पाटन देवी चले गए, अब वहां की चीजों को कैसे वर्णन करेंगे आप, कितने लोग जाते हैं, सब अपने अपने नजरिए से, अपने अपने दृश्य से, अपने अपने भाव से चीजों को देखते हैं, समझते हैं। उसी प्रकार से आप अपने भाव से देखेंगे, वहां की चीजों का वर्णन करेंगे, बताएंगे क्या क्या चीजें वहां पर मिलती हैं, क्या कितना अच्छा लगता है, कैसे दर्शन होता है, कैसे वहां का वातावरण है, जब झूले पर ऊपर चढ़िए तो कितना मनोरम दृश्य दिखता है, ये सब आप बताएंगे ना अपनी भावनाओं को। तो यहाँ पर देखिए वर्णन करेंगे। फिर आइए बच्चों, ये देखिए लास्ट है विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में बच्चों आख्यात्मकता का गुण समाहित होता है तथा विषय वस्तु के प्रत्येक पक्ष को सुसंबद्ध, तीक्ष्ण और हृदयग्राही तथा वर्गीकृत पहलुओं में प्रस्तुत किया जाता है। बच्चों कैसा होता है, ये विषय वस्तु के प्रत्येक पक्ष को इस पर ध्यान दिया जाता है। इसमें आख्यात्मकता का गुण समाहित होता है, सुसंबद्धता होती है, तीक्ष्ण होते हैं, सत्यता होती है, इसमें हृदयग्राही, हृदय को ग्रहण करने वाली बातें होती हैं, वर्गीकृत पहलुओं में इसको प्रस्तुत किया जाता है, मतलब अलग अलग कई भागों में डिवाइड करके, कई भागों में बांट कर इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो बच्चों आइए हम
यहाँ पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट क्लास में हम कहानी के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपका वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहे हैं बच्चों कि आप कम समय में बस आप लगातार प्लेलिस्ट आप ओपन कीजिए और लगा लीजिए कान में, थोड़ा सा फास्ट मोड कर लीजिए, हल्का सा कम समय में, थोड़ा सा कम समय लगेगा और फटाफट लगातार 1 घंटे आधे घंटे में कई वीडियो देखकर समझ लीजिए। फिर 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन लीजिए, एक बार और समझ लीजिए, बस 2 से 3 बार देख लेंगे, हो गया, क्लियर हो गई चीजें। अब जब आप निबंध लिखेंगे बच्चों तो ये दिमाग में आपके क्लिक करेंगी बातें। और ऐसे अचानक जब आप बैठते थे पेपर देने तो क्या होता था, निबंध लिखिए, किसी भी लेखक पे निबंध लिखिए, किसी भी कवि पे निबंध लिखिए, परिवार पे निबंध लिखिए, विद्यालय पर निबंध लिखिए, किसी जानवर पर निबंध लिखिए, कंप्यूटर के विषयों पर निबंध लिखिए, प्रदूषण पर निबंध लिखिए। कैसे लिखते? अब जब आप प्रदूषण के बारे में जानेंगे तो वहां की चीजों को वर्णन करेंगे। जैसे आप अब कहीं पर गए हैं, वहां पर प्रदूषण को देखा, तो अब वहां की चीजों का क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। वहां पर कैसे वस्तु क्या क्या चीज पड़े होते, किस स्थान, किस प्रकार का स्थान, वहां पर व्यक्तियों का क्या हालत होता है, वहां के कैसे दृश्य है, ये सब चीजों को अपने भाव में वर्णन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसी को कहते हैं बच्चों कि गद्य को जानना बहुत आवश्यक है। गद्य में कहानी, ये ऐसा आप वीडियो में सर्च करके पाएंगे बच्चों, नहीं पाएंगे। इस तरह से विस्तार से समझाते हुए चीजों को नहीं मिलेगा आपको। सीधा क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। क्वेश्चन तब करना आसान लगता है जब चीजें थ्योरेटिकल अर्थात बच्चों उसको एकदम व्याख्यायित रूप से समझ लिया जाए, तब क्वेश्चन भी करने में आनंद आता है, समझ में आता है। जब कोई चीज समझ में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों ये अगर इससे आपको थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा हो बच्चों तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसमें आप ही का बेनिफिट है, चीजें आपको निरंतर मिलती रहेंगी। अगर आपको विद्यालय नहीं भी जा रहे हैं या वहां पर नहीं पढ़ पा रहे हैं और विषयों को समय दे रहे हैं तो बस इस वीडियो से आप जुड़ जाइए, आपका हिंदी A to Z ही कंप्लीट हो जाएगा। पूरा जो भी आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट है बच्चों, आपके जो पाठ्यक्रम में है, अलग से नहीं, अन्यथा फालतू नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपके ठीक ठीक आपके पाठ्यक्रम में होगा। देख लीजिएगा, अगर आपके पास पुस्तक है तो मैच कर लीजिएगा कि मैम कहीं अन्यथा तो नहीं पढ़ा रही है। आप पाएंगे जो आपके बुक में है, सिलेबस में है, बस उतना ही आपको, बस यही है कि बेसिक नॉलेज आपका मजबूत हो जाए, ताकि नेक्स्ट ईयर जब आप पढ़ें तो चीजें और क्लियर रहें। इस प्रकार से बच्चों अब ये हम समाप्त करते हैं। आप वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी बांट दीजिए बच्चों। दोस्तों को, 1-2 दोस्तों को, अपने नात बात जो भी हैं, बुआ फूफा मामा, जिनके भाई बहन बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, आप दे दीजिए। साथ में सब लोग पढ़िए और फिर उसका आनंद लीजिए। तो आइए बच्चों, इसी वाणी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शेष भाग को लेकर। तो जय हिंद बच्चों।